अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड ईयर लेक्चर नंबर 15 रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो बेटा हमने पिछले लेक्चर के अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के कुछ स्टेप्स पढ़े थे। वो कौन कौन से स्टेप्स थे? पहले हमने देखा कि किस तरह हम डीएनए हासिल करते हैं। फिर दूसरे नंबर पे हमने देखा हम डीएनए को कैसे काटते हैं, किस एंजाइम की मदद से काटते हैं। तीसरी चीज़ जो हमने उसके अंदर देखी थी वो ये क्या था कि उस कटे हुए डीएनए को किस चीज़ के ज़रिए मुंतकिल किया जाता है। तो उसे हमने किस चीज़ का नाम दिया था? वेक्टर का नाम दिया था। अब जो है ना हम ये देखते हैं कि वेक्टर भी हमने रिकॉग्नाइज़ कर लिया कि हम प्लाज्मिड का यूज़ करेंगे या फिर बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल करेंगे। अब जो है ना हम देखते हैं कि रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया कैसे जाता है। बेटा हम पहले भी पढ़ चुके हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए कौन सा डीएनए होता है? ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल जिसमें जो डीएनए हो वो किस चीज़ से हो? दो मुख्तलिफ सोर्सेज से हासिल किया गया हो। यानी कि एक प्लाज्मिड वाला हो गया, एक इंसान का भी हो सकता है, या जिस चीज़ का, ठीक है, जिस चीज़ के डीएनए की आप कापियाँ बनाना चाहते हैं। तो बेटा क्या है कि इन दोनों जो डीएनए को जो जोड़ने का अमल है, उसके बाद जो हमें डीएनए हासिल होता है उसे बेटा हम क्या कहते हैं? रिकम्बिनेंट डीएनए। यानी कि ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल जिसमें डीएनए क्या हो? दो मुख्तलिफ सोर्सेज से हो। अब बेटा इसका प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर बेटा ये है कि हमें सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इस्तेमाल करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे ये क्या है बेटा? जीन ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि इंसुलिन का जीन है। इसे बेटा हमने क्या किससे काटा? ई कोलाई से AATT, और यहाँ भी क्या है? AATT। अब ये देखें ना कि ये आसानी से ये वाला हिस्सा यहाँ पे लग पाएगा, इसे हम उल्टा करेंगे तो ये यहाँ पे लग पाएगा, और ये वाला हिस्सा कहाँ पे लग पाएगा? यहाँ पे आसानी से जुड़। अगर सेम एंजाइम से ना कटे हुए हों तो तब बेटा कह के जो कम्प्लीमेंट्री एंड हैं वो आपस में यूनाइट नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें बेटा रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए क्या चाहिए है? सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए है काटने के लिए। किस चीज़ के काटने के लिए? जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी और प्लाज्मिड को काटने के लिए। अगर मुख्तलिफ होंगे तो फिर ये आपस में इनके जुड़ने का अमल नहीं हो पाएगा। अच्छा, अब बेटा क्या है कि उसके बाद जब ये एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं तो एक और एंजाइम भी है जिसे हमने रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में पढ़ा था। क्या नाम था उसका? डीएनए लाइगेज, जो कि इन्हें आपस में सही तरीके से जोड़ देता है, फिक्स कर देता है, सील अप कर देता है। अच्छा, अब बेटा उसके बाद क्या है जी? एक्सप्रेशन सिस्टम। ठीक है, एक्सप्रेशन सिस्टम बेटा क्या है कि पहले हम देखते हैं कि हमने क्लोनिंग करनी है। क्लोनिंग पढ़ रहे हैं ना जीन की। क्या है बेटा क्लोनिंग? क्या होती है? जिसके अंदर आप किसी जीन की या किसी सेल की एग्जैक्ट कॉपियाँ या एक जैसी कॉपियाँ हासिल करते हैं, वो क्या कहलाती है? क्लोनिंग। अच्छा, अब बेटा क्या है कि इस जो क्लोनिंग की जो टेक्निक है उसके अंदर एक्सप्रेशन सिस्टम क्या होगा? जहाँ पे इस जीन की क्या बनाई जाएंगी? कापियाँ बनाई जाएंगी। अब दो चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती हैं। कौन बेटा? वायरस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम, और किसका कर सकते हैं बेटा? बैक्टीरिया के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोनों चीज़ें बेटा मुख्तलिफ हैं। कैसे मुख्तलिफ हैं? कि अगर आपको प्रोटीन बनानी हो और कापियाँ भी चाहिए हो तो तब आप किसका इस्तेमाल करेंगे? बैक्टीरिया का, क्योंकि इससे मल्टीपल फ़ायदे, कापी भी बनेंगी और प्रोटीन भी बनेगी। जबकि वायरस का इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ क्या बनेंगी? कॉपीज़ बनेंगी, आपके पास प्रोटीन हासिल नहीं होगी। तो वो आपकी अपनी प्रायोरिटी के ऊपर आपको कापियाँ चाहिए हैं, क्योंकि वायरस ज़्यादा तेज़ी से कापियाँ बनाता है तो आप वायरस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको साथ प्रोटीन भी चाहिए है तो फिर आप बैक्टीरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे जानदारों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, सिर्फ वायरस या बैक्टीरिया का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये अर्ली मतलब क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी जिसमें सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता था। अब तो यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, आप गाय के दूध देने वाले जीन के साथ, ठीक, इंसुलिन का जीन लगा दें, यानी कि लैक्टोफेरेन जीन के साथ इंसुलिन का जीन लगा दें, तो जब वो दूध देगी तो क्या होगा? साथ इंसुलिन भी पैदा होगा। किसी भी जानदार का इस्तेमाल किया बाहर। बेटा क्या कि आपको पता है कि जो बैक्टीरिया है ना उसके अंदर नेचुरल एबिलिटी है किस चीज़ को? किसी जीन को हासिल करने की, या प्लाज्मिड या नए जीन को हासिल करने की। जब बेटा क्या है कि हमने ये प्लाज्मिड जो था बाहर रख दिया, ये देखिए, हमने जो रिकम्बिनेंट डीएनए था इसे जब बाहर रखा तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा? इसे हासिल कर सकता है।
उस अमल को हमने कहा था कि स्टडी किया था, क्या क्या कहा था हमने उसे? ट्रांसफॉर्मेशन कहा था। ठीक है, यानी कि एक ऐसा कम्बिनेशन है जो इसके अंदर मौजूद नहीं है तो इसे हासिल कर पाएगा वो। अब जब बेटा क्या है कि इसके अंदर ये चला जाएगा, खुद भी जा सकता है लेकिन प्रोसेस बहुत स्लो है। इस प्रोसेस को तेज़ किया जा सकता है। कैसे बेटा? कैल्शियम क्लोराइड से इसे ट्रीट करके, जिसकी वजह से बैक्टीरिया के जिस्म में सेल्फ सीलिंग होल पैदा हो जाते हैं। ठीक है जी, तो उसकी वजह से इस अमल को तेज़ किया जा सकता है। क्लियर हुआ बेटा? ठीक है। अच्छा, अब जो है ना मतलब क्या है कि जब ये बैक्टीरिया तकसीम होगा तो हर बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा कि इस प्लाज्मिड की भी कापी होगी और आपके ग्रीन के अंदर जो दिखाया हुआ है जीन ऑफ इंटरेस्ट उसकी कापी भी मौजूद होगी। और इसके अलावा जब ये प्रोटीन बनाएगा तो इसके बेटा क्या है कि प्रोटीन के फ्रेगमेंट्स भी इसके अंदर पाए जाएंगे। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हासिल की जा सकती हैं। अच्छा, अब बेटा जो वायरस है आमतौर पे लैम्डा फेज का इस्तेमाल किया जाता है। उसके डीएनए के साथ हम अनील करते हैं, जोड़ते हैं किसे बेटा? अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को। ये देखिए, ये इसका अपना ये जीन ऑफ इंटरेस्ट। जब बेटा क्या है कि ये जाके इन्फेक्ट करेगा किसी बैक्टीरिया को तो बहुत कम वक्त में बहुत सी कापियाँ बनाएगा। ठीक है, तो वो बेटा क्या है कि तमाम बैक्टीरियोफेज के अंदर वो कापियाँ पाई जाएंगी, लेकिन इसके लिए भी खासी मेहनत चाहिए होता है। इसे हमें मॉडिफाई करना होता है, तब्दील करना होता है। इसके डीएनए में बहुत सी तब्दीलियाँ लानी होती हैं। फिर उसके बाद बेटा क्या करते हैं, हम इसे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराते हैं ताकि जब ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे तो इससे हम कापियाँ हासिल कर लें। तो ये बेटा क्या है कि मुख्तलिफ टेक्निक है जिससे सिर्फ हम क्या हासिल करते हैं? कापियाँ हासिल कर सकते हैं। क्लियर हुआ बेटा? ये क्या था? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसे बेटा हमने किस चीज़ का नाम दिया? जेनेटिक इंजीनियरिंग का भी नाम दिया। अब बेटा क्या है कि एक और छोटा सा टॉपिक हम पढ़ने लगे हैं, वो क्या है बेटा? जीनोमिक लाइब्रेरी। अच्छा, अब बेटा क्या है कि जीनोम क्या होता है? कंप्लीट सेट ऑफ जीन और अलील ऑफ एन इंडिविजुअल। एक शख्स के तमाम जीन या अलील का जो मजमुआ है वो क्या कहलाता है? जीनोमिक लाइब्रेरी कहलाता है। किसी भी शख्स के तमाम जीन या अलील का जो मजमुआ है वो क्या कहलाता है? जीनोमिक लाइब्रेरी कहलाता है। अच्छा, अब बेटा क्या है कि जीनोम को ना हम कैसे जीनोमिक लाइब्रेरी बनाते हैं? आपका एक सेल हासिल किया हमने, क्या किया जी? एक सेल हासिल कर लिया। ठीक है, उसका तमाम जो है ना क्या किया? डीएनए बाहर निकाल दिया और उसे बेटा क्या है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से कट करा लिया छोटे या बड़े पीसीज में। और बेटा क्या है कि उन तमाम पीसीज को बेटा हमने किसके अंदर डाला? वेक्टर में। वेक्टर क्या है? प्लाज्मिड भी हो सकता है, फेज भी हो सकता है। ठीक है, और फिर उन्हें बेटा हम क्या करते हैं? उन बेटा तमाम, ठीक है, ये जैसे पहला टुकड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। इन तमाम टुकड़ों को बेटा हम क्या करते हैं? एक पेट्री डिश या एगर मीडियम के अंदर इन्हें ग्रो करते हैं। तो ये बेटा क्या है कि हमने क्या किया? पहले डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील किया, फिर उन्हें वेक्टर के ज़रिए क्या किया बेटा? प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज के ज़रिए क्या किया? उन्हें एक्सप्रेशन सिस्टम में शिफ्ट किया। अब बेटा ये जो कलेक्शन हमारे पास हासिल होगी बैक्टीरिया की या बैक्टीरियोफेज की, ठीक है, जिसके अंदर एक मखसूस डीएनए होगा, कहाँ से? टारगेट सेल का। ये जो कलेक्शन है, तमाम जो कलेक्शन है बैक्टीरिया या बैक्टीरियोफेज की, वो बेटा क्या कहलाएगी? जीनोमिक लाइब्रेरी कहलाएगी। अब जो बैक्टीरिया हैं उनके अंदर तो जीन निस्बतन कम तादाद में होते हैं, वो हम थोड़े से ही जगह के ऊपर उनकी जीनोमिक लाइब्रेरी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि इंसान के अंदर तो कई हज़ार जीन मौजूद हैं तो उनकी जीनोमिक लाइब्रेरी मुश्किल भी होती है और ख़ासी जगहों के ऊपर हमें उस मटेरियल को प्रिजर्व करना पड़ता है। मतलब है क्या? डीएनए को कट किया, तमाम पीसेस को क्या किया? वेक्टर के अंदर डाल के, ठीक है, क्या किया? मुंतकिल किया, और बैक्टीरिया के अंदर ये बैक्टीरियोफेज के ज़रिए। अब ये जो बैक्टीरिया या बैक्टीरियोफेज होंगे वो ये क्या होंगे? तकसीम होंगे, और इनकी जो कलेक्शन होगी बैक्टीरिया या बैक्टीरियोफेज की, जिसके अंदर हर सेल में क्या होगा? एक टारगेट डीएनए मौजूद होगा, वो क्या कहलाएगी? जीनोमिक लाइब्रेरी कहलाएगी। ठीक है जी। अच्छा, अब जो ना हम ये देखते हैं कि हमने प्रिपेयर कर ली किसे? जीनोमिक लाइब्रेरी को। अब उसके बाद इसकी स्क्रीनिंग कैसे करते हैं हम? जो है ना मतलब जब एक तो कापियाँ बना लेते हैं ना, उनकी क्लोनिंग भी करते हैं। ठीक है, और एक सेल से जीन नहीं हासिल करते, बहुत से सेलों से जीन हासिल करते हैं ताकि कोई
कॉपी जो है ऐसा ना हो ना कि कोई बैक्टीरिया हासिल ना कर पाए एक ख़ास जीन, तो 2-3 के अंदर हम डालते हैं, ठीक है, ताकि कोई ना कोई तो हासिल करेगा, ठीक है। इसके अलावा जब स्क्रीनिंग करते हैं तो हमें एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए चाहिए होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोब कहते हैं, ठीक है। अब ये मखसूस सीक्वेंस वाला होगा, ये हर अलहदा जो मतलब क्या है कि जो नंबर 1 है इसके लिए क्या होगा, मुख्तलिफ प्रोब होगा, नंबर 2 के लिए मुख्तलिफ, नंबर 3 के लिए मुख्तलिफ प्रोब होगा। ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मालिक्यूल है जो कि ख़ास किस्म के डीएनए के साथ बाइंड कर सकता है, क्योंकि जब आप जीनोमिक लाइब्रेरी बना रहे हैं तो आपको जीनोम का तो पता होगा, आपको न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस का तो पता होगा कि नंबर 1 में कैसा है, 2 में कैसा है, 3 में। आप अपनी मर्ज़ी से एक छोटा सा डीएनए का टुकड़ा बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोब, सिंगल स्ट्रैंडेड, जो जाके हाइब्रिडाइज हो जाता है किसके साथ, जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ, ठीक है, या टारगेट जीन के साथ जाके लग। अब जो प्रोब हम डालते हैं ना वो रेडियो एक्टिव होता है या फ्लोरिसेंट, चमकदार होता है, ताकि उसे आसानी से देखा जा सके। जब ये जाके वहाँ पे चिपक जाता है तो उसके बाद हम अपना टारगेट डीएनए अलहदा कर सकते हैं स्टडी करने के लिए, उसकी मज़ीद कापियाँ बनाने के लिए, या जो भी हमने उसका इस्तेमाल करना हो वो हम कर सकते हैं। क्योंकि जीनोमिक लाइब्रेरी का ये मकसद है ना कि अब आप हमेशा हर वक्त तो मतलब क्या है कि ये नहीं करेंगे, दोबारा से प्रोसीजर नहीं स्टार्ट करेंगे ना, ले जी बंदा ले आओ, सेल निकालो, डीएनए अलहदा करो, फिर उन्हें काटो। आपके पास जीनोमिक लाइब्रेरी होती है, जो जीन आपने स्टडी करना हो वहाँ आप जाते हैं, प्रोब डालते हैं, जीन को आइसोलेट करते हैं और फिर उसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेटा क्या प्रोसीजर कहलाता है, जीनोमिक लाइब्रेरी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।